Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें आज की वीडियो में हम प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस करी हैं, अगर आप भी उसी तरीके से चीज़ें लिखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि डाइजेशन के अंदर क्या होता है, फूड जो होता है, खाना जो होता है हमारा, वो छोटे छोटे जो है पार्टिकल में या छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूटता है, और ये जो है फिर हमारा बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। अब लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस करा था कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टोमक या पेट के अंदर पहुंचता है, जहाँ पर वो एसिड से रिएक्ट करके या एसिड की प्रेजेंस में वो खाना डाइजेस्ट होता है। अब स्टोमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो फर्दर पास होता है इंटेस्टाइन में, या जिसको हम आते भी बोलते हैं। अब ये फूड जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है स्टोमक से पास होता है। जैसे ही फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जो है वो धीरे धीरे करके आगे पास होता है। एंड वहाँ पर जो है हमारा फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फूड जो है वो हमारा धीरे धीरे करके इंटेस्टाइन से जो है आगे पास होता रहेगा, एंड वो स्मॉल इंटेस्टाइन से देन लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड पास होता है। अब ये फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो रहा है, तो इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है। अप्रोक्स अगर देखें तो ये प्रोसेस हमारा 2 से 5-6 घंटे तक का टाइम लेता है। थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हो सकता है, बट लगभग इसी के आसपास टाइम लेता है। अब अगर हम बात करें तो ये फूड जो है हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हुए शरीर में एब्जॉर्ब होता है, और जो शरीर को ज़रूरत होती है वो वाला फूड एब्जॉर्ब होके जो वेस्ट जो शरीर को नहीं चाहिए वो फर्दर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है हमारा ये फूड वाटर को एब्जॉर्ब करता है फूड में से, और ये फूड फिर फर्दर पास होते होते हमारे एनस रीजन के अंदर जाता है, जहाँ पर जब हमें स्टूल पास करने की अर्जिंग होती है या फ्रेश होने की नीड होती है, तो वहाँ पर जो है वो वेस्ट फूड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये जो फूड पासिंग का प्रोसेस है या इंटेस्टाइन से जो भी फूड एब्जॉर्ब होके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, एक दिन में लगभग अगर नॉर्मल देखा जाए तो 2 से 3 बार होता है। बट अगर हम बात करें डायरिया की, तो डायरिया के अंदर ये प्रोसेस हमारा बढ़ जाता है। अब ये प्रोसेस कैसे बढ़ता है, क्या इसके अंदर चीज़ें होती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो है हमारा ये जो है हम पहले डायरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, देन प्रोटेक्टिव, देन एड्सॉर्बेंट के बारे में। डायरिया आप सभी ने नाम सुना है। डायरिया के अंदर जो है हमें लूज मोशन लग जाते हैं, बार बार हम फ्रेश होने जाते हैं टॉयलेट के अंदर। दूसरा, इसके अंदर वॉमिटिंग भी हमें आ जाती है। अब ये डायरिया क्या होता है, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, वन बाय वन इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ स्टूल पासिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब देखो, जो स्टूल पास करने की, जो फ्रेश होने की जो हमें नीड होती है या फ्रेश होने जाते हैं टॉयलेट के अंदर, वो हमारी जो है फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है। नॉर्मली हम एक दिन में 2 से 3 बार फ्रेश होते हैं, बट डायरिया के टाइम पर, लूज मोशन के टाइम पर हम बहुत बार जो है फ्रेश होने जाते हैं। देयर इज इंक्रीज इन बोवल या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब देखो, जो बोवल या पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, अभी जैसा कि मैंने डिस्कस करा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो खाना होता है वहाँ क्या करता है, वो स्टोमक से पास होता है इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर फूड क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है धीरे धीरे करके। जो वेस्ट या शरीर को जो खाना नहीं चाहिए
वो शरीर से बाहर निकलता रहता है। ये धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन जो है इस फूड को आगे पहुंचाने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती है। अभी पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है ना वेव लाइक होता है। एक हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो एक पाइप की तरह है। अब पाइप के अंदर अगर हम कुछ चीज़ आगे पहुंचाएंगे तो उसमें हमारा दो चीज़ों से खाना आगे पहुंचेगा। एक होगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन, एक होगा रिलैक्सेशन। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन में हम बोलते हैं कि हमारी नसें जो हैं वो एकदम से खिंच जाती हैं, वो एक अपना साइज जो है छोटा कर लेती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, खिंच जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड वहाँ पर होगा वो आगे प्रोसेस होगा। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत अच्छी आपको 3D एनिमेशन में वीडियोस में मिलेंगी। बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा हैंड की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इमेजिनरी पाइप को इमेजिन करते हैं कि ये एक फूड पाइप है। अब यहाँ पे सपोज या इंटेस्टाइन को हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है एक इमेजिनरी इंटेस्टाइन है। अब यहाँ पर सपोज फूड प्रेजेंट है तो इंटेस्टाइन की जो सेल्स रहेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो ऐसे खिंच जाएंगी, तो खिंचने की वजह से क्या होगा यहाँ पे वो बंद हो जाएंगे। अब इस हिस्से में जो खाना था वो जैसे बंद होएगा तो खाना जो है आगे वाले पार्ट में आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये थोड़ी देर बाद रिलैक्स होएगी। अब ये जो आगे जो खाना आ चुका था ये वाली जो है इंटेस्टाइन के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है खाना जो था वो आगे पास हो जाएगा। इस तरीके से जो है हमारा धीरे धीरे करके खाना आगे पास होता है। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी, फॉर एग्जांपल अगर वो हमारे शरीर के अंदर इस तरीके से पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है तो खाना धीरे धीरे करके बाहर जा रहा है। अगर वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इस तरीके से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए तो खाना भी जल्दी जल्दी आगे पास होएगा और जो पर्सन है उसको भी फ्रेश होने की बार बार नीड पड़ेगी। अब डायरिया के अंदर क्या हो रहा है, जो बोवल मूवमेंट या पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है जो कि खाने को आगे फर्दर पहुंचाती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को बार बार फ्रेश होने की नीड पड़ती है। पेशेंट टॉयलेट जाता है, वो वहाँ पर स्टूल पास करता है, जिसकी वजह से जो स्टूल पासिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, देयर इज लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो हमारे शरीर से लूज मोशन के टाइम पर पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है या पानी भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। हम देखते हैं कि जब लूज मोशन लगते हैं तो वहाँ पे हमारा वाटरी स्टूल आता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे बहुत सारा जो है पानी भी हमारे शरीर से लॉस हो रहा है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या जो हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स होते हैं वो भी हमारे शरीर से स्टूल के साथ निकल जाती हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है? नॉर्मली हम देखें तो हमको ऐसा कुछ फील नहीं होता है, हम आराम से अपना 2-3 बार फ्रेश होते हैं। बट लूज मोशन के टाइम पे ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्यों होता है जिसकी वजह से हमें बार बार फ्रेश होने की नीड पड़ती है, जिसकी वजह से ये स्टूल जो इंटेस्टाइन होती है हमारी उसकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाती है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो अब ये जो है हमारे टॉक्सिन की वजह से भी हो सकता है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है, फूड की वजह से भी हो सकता है, कोई ड्रग की एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके शरीर के अंदर कोई टॉक्सिन आ जाता है। अब ये टॉक्सिन जो है ना हमारे शरीर के लिए हम कह सकते हैं कि ये हार्मफुल केमिकल एजेंट होते हैं, ऐसे केमिकल जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अब ये टॉक्सिन्स अलग अलग जो है रूट से हमारी बॉडी के अंदर आ सकते हैं। हम खाना खा रहे हैं, खाने के साथ भी आ सकते हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस के थ्रू भी वो हमारे शरीर के अंदर आ सकती हैं। हमारे शरीर के अंदर चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड के कांटेक्ट में जो है एनवायरनमेंट आ जाता है, या एनवायरनमेंट जो है सॉरी ब्लड जो है हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। अब एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई टॉक्सिन होगा तो वो ब्लड के अंदर डायरेक्टली जा सकता है। तो ये कुछ रूट्स है जिसके थ्रू टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकता है। अब ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू होते हुए हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं, या हमारे जो भी रूट से गया है ये इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचते हैं, और इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो इंटेस्टाइन क्या करती है, इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स क्या कर रहे हैं, शरीर के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ेगी।
अब इंटेस्टाइन क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ाती है जिससे शरीर से ये टॉक्सिन बहुत जल्दी बाहर निकल सके। एक तो ये हमारा जो है रीज़न हो गया। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखो हमारे शरीर के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर ना बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ तो होते हैं गुड बैक्टीरिया और कुछ होते हैं बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं और हमारे शरीर के लिए वो लाभदायक होते हैं। बट बैड बैक्टीरिया की बात करें तो ये शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैड बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है और ये इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फूड की। अब कई बार ऐसा खाना अगर हम खा लें जिससे लूज मोशन लग जाए। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं जिससे हमारी जो है हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा खाना खा लें जिससे हमारी बोवल मूवमेंट बढ़ जाए या पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाए, उससे भी हमें लूज मोशन लग सकते हैं। अगर हम बात करें ड्रग एलर्जी, तो कई सारी दवाई ऐसी हैं जो कि इंटेस्टाइन की पेरिस्टालसिस मूवमेंट पे भी फर्क डालती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें लूज मोशन लग जाते हैं। जिसमें से एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है हमारा एंटीबायोटिक्स। देन उसके बाद में इन्फ्लामेशन। अब देखो कई बार क्या होता है कि इन्फ्लामेशन की वजह से भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि देखो खाना अगर इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा और जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखी है, खाना जब वहाँ से पास होएगा तो वहाँ पर क्या होगा, बॉडी में प्रॉब्लम होगी, हमें दर्द भी फील होएगा, वहाँ की सेल्स के अंदर प्रॉब्लम भी कॉज होगी जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होएगा। तो उस चीज़ को कम करने के लिए जो है खाने को ज़्यादा देर इंटेस्टाइन में नहीं रखा जाता है जिसकी वजह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ जाती है। अब जितने भी हमने केस देखे या जितने भी हमने रीज़न देखे, उन सभी में हम देख रहे हैं कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ती जा रही है। अभी पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइन जल्दी जल्दी खाना आगे पास करेगी जिसकी वजह से हमें बार बार फ्रेश होने की अर्जिंग होगी। अब इसको ठीक करने के लिए हम जिन दवाइयों को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एंटी डायरियल। अब एंटी डायरियल भी हमारी जो है दो तरीके से एक्ट करती हैं। वैसे तो कई सारी हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक मेडिसिन की बात करेंगे। ऑर्गेनिक मेडिसिन भी आती हैं जो कि डायरिया को ट्रीट करती हैं, बट अभी जो है हम यहाँ पर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। इनऑर्गेनिक में जो है हमारी दो कैटेगरी आती हैं एंटी डायरियल में, एक है प्रोटेक्टिव और एक है हमारी एड्सॉर्बेंट। अब प्रोटेक्टिव क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो प्रोटेक्टिव की बात करें तो दीज आर द कंपाउंड्स विच एक्ट बाय फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इस वाले पॉइंट में कि इन्फ्लामेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ सकती है। तो प्रोटेक्टिव क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं कहाँ पे, इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन पे। अब इंटस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर हमारी जो है इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब जहाँ पर भी इन्फ्लामेशन होगी ये प्रोटेक्टिव एजेंट्स क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देंगे जिसकी वजह से वहाँ पर जो है पेशेंट को कोई इरिटेशन, कोई प्रॉब्लम कोज नहीं होगी और बिना पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करे पेशेंट जो है आराम से अपना खाना डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर सकता है। दे हैव प्रोटेक्टिव एक्शन देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव। अब इनका जो है प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव बोलते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्जॉर्बेंट की। अब एड्जॉर्बेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। टॉक्सिन्स, पॉइजन्स और ड्रग कॉज इरिटेशन इन इंटेस्टाइन विच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड बॉवल मूवमेंट। दे एक्ट बाय एब्जॉर्बिंग दीज दोज टॉक्सिन्स, poison and decreased their irritating action on intestine which result in decreased bowel movement। अब देखो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस करा, टॉक्सिन्स हो गए, फूड हो गया, ड्रग हो गई, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे बोवल मूवमेंट को या पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ा रही हैं। तो एड्जॉर्बेंट क्या करते हैं, एड्जॉर्बेंट जैसे हम यहाँ पे इस पॉइंट में देखें, टॉक्सिन्स हो गया, पॉइजन हो गया या कुछ ड्रग्स हो गई, वो क्या कर रही हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इरिटेशन कोज कर रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बोवल मूवमेंट इंक्रीज्ड हो रही है, बोवल मूवमेंट या पेरिस्टालसिस मूवमेंट। अब ये जो एड्जॉर्बेंट होते हैं वो क्या करते हैं,
एड्सॉर्ब कर लेते हैं। ये क्या करेंगे, सोख लेंगे। किसको सोख लेंगे, जो भी टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉब्लम कॉज कर रहे थे। अगर कोई पॉइजन हो गया, ठीक है, अगर यहाँ पर वैसे ड्रग आना चाहिए, कोई ड्रग हो गई, ठीक है, इस जगह पे ड्रग होना चाहिए। अब कोई ड्रग हो गई, कोई खाना ऐसा हमने खा लिया जिसकी वजह से हमारी बोवल मूवमेंट इंक्रीज हो जाती है, तो ये उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं। हम इन दवाई को खाएंगे, एड्जॉर्बेंट वाली को, ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर से ये टॉक्सिन्स को, पॉइजन को, ड्रग को या फूड को क्या करेंगे, अपनी ओर सोख लेंगे। अब वो सोखने के बाद में क्या होगा, वो जितने भी टॉक्सिन्स, जितने भी हमारे एलर्जेंस हो गए, जितने भी फूड हो गया, जितने भी ड्रग्स हो गए, उन वो सभी अपना जो है इरिटेटिंग एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को नहीं बढ़ा पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो इरिटेटिंग एक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जो कि हमारा बोवल मूवमेंट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और पेशेंट को जो है कंफर्ट फील होता है। ये तो हमने डिस्कस करा डायरिया के बारे में, प्रोटेक्टिव के बारे में, एड्सॉर्बेंट के बारे में ना। वो कुछ यहाँ पे हमारे सामने ड्रग्स भी हैं जो आपके क्वेश्चन में या एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, जिसमें से है एक हमारी कैवलिन, बिस्मथ सब कार्बोनेट, टाल्क, कैलामाइन। ये कुछ ड्रग्स हैं। देन उसके बाद में इसके मोलिकुलर फॉर्मूला, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ये मार्केटेड प्रिपरेशन, यूजेज एंड स्टोरेज कंडीशन। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या अगर आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड इस वीडियो से आपने कुछ अगर सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड अपने सभी क्लासमेट्स, फ्रेंड या जो भी नीडी पर्सन है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको इस फाइल के पीडीएफ नोट चाहिए या इस टॉपिक के पीडीएफ नोट चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करें, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। एंड अगर आपको कोई अपना रिव्यू देना है तो आप कमेंट्स में अपना रिव्यू मेंशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।